अब तक आपने पढ़ा कि मार्था के कहने पर नताशा देवांश का दिल जीतने की फिर से कोशिश करने के लिए सोचती है और मैक्स के साथ फेरिस-व्हिल रेस्टोरेंट अच्छे से तैयार होकर पहुंचती है। अब आगे नताशा की बात सुनकर मैक्स बोला, मिस नताशा, शायद आपको नहीं पता है, मगर अगर किसी ऑर्डिनरी इंसान को यहाँ खाना खाना है तो पहले उन्हें पेशेंट के साथ इंतजार करना हो तो होगा और उसके बाद उनके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वह यहाँ अफोर्ड कर सके, बिकॉज यहाँ का एक वक्त का खाना ही लगभग 25,000 की कीमत का होता था और यह सबसे कम कीमत है। 25,000 नताशा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर ऑर्डिनरी इंसानों के लिए वह शायद एक मंथ की सैलरी हो सकती थी। थोड़ी देर बाद एक लग्जरियस लिमोजिन नताशा की आंखों के सामने आकर रुकी, जिसे उसकी आंखों में तुरंत चमक आ गई। वह देवांश है। वह देवांश की गाड़ी के नंबर प्लेट को पहचानने में कभी भूल नहीं कर सकती। वह मिस्टर सिंघानिया की गाड़ी है। मैक्स ने भी उसे पहचान लिया, वह मिस्टर सिंघानिया की गाड़ी है। मिस नताशा, देखा आपने, वह यहाँ आ गए हैं। वो लिमोजिन उनके पास से होकर गुजरी और एंट्रेंस के सामने जाकर रुकी। ऋषि जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और उसने प्रोफेशनली गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोला। नताश मुस्कुरा पाती उससे पहले ही उसने लिमोजिन से एक सुंदर चेहरे वाली लड़की को उतारते हुए देखा, और वह सुंदर चेहरा अनामिका के अलावा और किसका हो सकता है। लेकिन वह देवांश की गाड़ी में क्या कर रही है? क्या वह देवांश के साथ यहाँ आई है? नताशा ये सब सोच पाती उससे पहले ही देवांश गाड़ी से उतरा और उसने अनामिका का हाथ पकड़कर विप एंट्रेंस से एक साथ फेरिस-व्हिल रेस्टोरेंट के अंदर लेकर गया। मैक्स भी हैरान हो गया, मिस्टर सिंघानिया अनामिका के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके बारे में उसने तो कुछ नहीं सुना, और जब उसने रियर व्यू मिरर से नताशा की एक्सप्रेशन दिखे जो बिल्कुल भी ठीक नहीं देख रहे थे, तो उसने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब नताशा को फाइनली रियलाइज हुआ कि फेरिस बिल क्यों नहीं घूम रहा है और क्यों उसके अंदर कोई नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि देवांश ने पूरी जगह बुक कर ली है। वह अनामिका के साथ अकेले में खाना खाना चाहता था ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। मिस नताशा, मुझे लगता है कि आपको भी अंदर जाकर उनके साथ खाना खाना चाहिए। आफ्टर ऑल मिस अनामिका आपकी रिलेटिव है। मैक्स ने किसी तरह हिम्मत इकट्ठा की और बोला, अगर आप अंदर जाएंगी तो आप उनके रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से रोक सकती है। राइट, उसकी बातों में पॉइंट था। नताशा ने सोचा कि वह उन्हें किसी भी कीमत पर अकेले नहीं रहने दे सकती, वरना उनके मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप हो जाएंगी। वह गाड़ी से उतरी और उसके चमकते हुए ड्रेस ने ग्लास केबिन से तुरंत अनामिका का ध्यान खींच लिया और उसके दिमाग में कुछ सवाल चलने लगे। क्या नताशा ऐसे कपड़े पहनकर शादी में जाने वाली है? उसकी ज्वेलरी सनलाइट में इतनी ज्यादा चमक रही थी कि कोई ठीक से उसकी तरफ देख भी ना पाए। ऊपर से नीचे तक सिर्फ एक ही शब्द उसे डिस्क्राइब कर सकता था, ओवरड्रेस्ड। नताशा एंट्रेंस पर पहुंची तो पॉलिटली वहां के ग्रीटर ने उसे रोक दिया। तभी मैक्स ने आगे आकर कहा, यह ओबरॉय परिवार की बेटी है। ओबरॉय परिवार का जो स्टेटस था, इसका मतलब था कि उसे परिवार से किसी के भी यहाँ ना उनके लिए फ्री पब्लिसिटी थी। लेकिन उस ग्रीटर ने पॉलिटली माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस नताशा, मगर आज ये जगह पूरी तरह से बुक है, इसके लिए वेरी सॉरी, मगर आप किसी और दिन यहाँ पका सकती हैं। मैं अगर सच कहूं तो जो लड़की अंदर गई है वह मेरी कजन है, और जो लड़का गया है मैं उसे भी जानती हूँ। नताशा ने ये कहा और फिर अपने उंगली से एक डायमंड रिंग निकालकर उस ग्रीटर के हाथ में रखकर मुस्कुराकर बोली, मुझे उनसे बात करनी है, चिंता मत करो, अगर उन्होंने कंप्लेंट की तो सारी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। उस ग्रीटर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नताशा की दी हुई चीज ले ले। आफ्टर ऑल, जैसा देवांश का स्टेटस था, अगर उसने ऐसी कोई चीज लेकर किसी और को अंदर जाने दिया और देवांश सिंघानिया को गुस्सा आ गया तो अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। उस ग्रिटर ने जल्दी से वो रिंग उसे वापस देते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस नताशा, प्लीज मुझे परेशानी में मत डालिए। इतना कहकर वह ग्रिटर जल्दी से अंदर गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया, ऐसे जैसे उसे डर हो कि नताशा जबरदस्ती अंदर आ जाएगी। किस तरह का घटिया इंसान है ये। मैक्स काफी गुस्से में था, वह श्रवण जी के स्टेटस का इस्तेमाल करने ही वाला था उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन नताशा की आंखें थोड़ी लाल हो गई थी और वह बोली, भूल जाओ, वह लोग देवांश को ऑफेंड नहीं कर सकते, चलो इसी तरह हम वापस चले जाए। मैं तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ रहकर उनके प्यार भरे सीन को देखें। नताशा ने घुरकर मैक्स को देखा और फिर कड़क आवाज में बोली, अगली बार पूरी चीजें मुझे टाइम पर बताना। ओके ओके, इस बार मेरी गलती थी। मैक्स में उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह हो जाएगी। वह बोला, मैं कसम खाता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। चलो जाकर चलकर लंच कर लेते हैं। नताशा ने वापस फेरिस-व्हिल की तरफ देखते हुए कहा, उसके बाद हमें सिंघानिया कॉरपोरेशन जाना है। वह इस वक्त हार नहीं मानने वाली थी। आफ्टर ऑल, इस तरह तैयार होना उसका बेकार चला जाएगा। वह बहुत कॉन्फिडेंस थी कि देवांश अगर एक बार उसे देखेगा तो अपनी नजर उसके ऊपर से हटा नहीं पाएगा।
वही फेरिस व्हील केबिन के अंदर अनामिका आसपास का व्यू देख रही थी, तभी देवांश ने उसे गिफ्ट दिया। इसे देखो। उसकी आंखें बिल्कुल सॉफ्ट थी। अनामिका ने वह बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक ब्यूटीफुल डायमंड ब्रेसलेट था। सेंटर पीसी में एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई थी, जो इस तरह बनाई गई थी जैसे वह उड़ने वाली हो। बटरफ्लाई की दूसरी तरफ 99 इक्वल साइज के डायमंड क्लाचली लिंक किए हुए थे। वह ब्रेसलेट काफी यूनिनेस्को और लग्जरी से भरपूर था, जो किसी भी लड़की के हाथ पर बहुत खूबसूरत लगता है। उस खूबसूरत ब्रेसलेट को देखते हुए अनामिका ने अचानक नोटिस किया कि उसे पर कुछ लिखा हुआ है। जब अनामिका ने ध्यान से उसने देखा तो वहां पर लिखा हुआ था DNA फॉरएवर। क्या इसका मतलब यह है कि वह अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है? क्या तुम्हें पसंद आया? देवांश ने उसका रिएक्शन देखा और जेटली बोला, ये तुम्हारे खूबसूरत हाथ पर और बहुत सुंदर लगेगा। तुमने यह मुझे क्यों दिया? बिकॉज मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम्हें इससे ज्यादा कोई रीजन चाहिए? अगर वह एक रीजन मांगे तो उसका कारण यह था कि उसने देवेंद्र जी के घर पर अनामिका की ब्यूटीफुल कॉलरबोन देखी थी, जो बिल्कुल एक बटरफ्लाई की तरह ही दिखती है। उसी से वह इंस्पायर हुआ था। उसने ये ब्रेसलेट खुद डिजाइन किया था और पर्सनली ज्वेलर्स के सामने बैठकर इसे बनवाया था। अपने काम के दौरान उसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन अनामिका के लिए उसने अपना रूटीन तोड़ दिया। तुमने मेरी दादी माँ करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए तुम्हें मेरे गिफ्ट भी एक्सेप्ट करना होगा। कोई फेवरेट्स नहीं है। देवांश ने उसे मना करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने उसके हाथ से वह ब्रेसलेट लिया और उसकी पतली कलाई पर पहना दिया। वह काफी नोबल डिजाइन और फाइन क्राफ्टमैनशिप से बना हुआ था और उसे पहनते ही वह काफी लग्जरियस लेकिन लगने लगा, जिसे देखकर देवांश प्यार से मुस्कुराया और बोला, ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। कोई भी उसे ये लुक नहीं दे पाया, यहाँ तक कि उसकी टॉप ज्वेलरी स्पोक पसंद भी इस तरह का सेटिस्फैक्शन उसे नहीं दे पाई, जो वह इस वक्त फील कर रहा है। उसकी अनामिका कितनी खूबसूरत है। वह उसे ब्रेसलेट के लिए परफेक्टली बनी है। वह जो वेटर खाना साफ करने आया, वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने अनामिका को देखा। अनामिका का इतना खूबसूरत होना और इतना फ्रेश ऑरा ही शायद देवांश को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है जो उसने इतना महंगा गिफ्ट बिना किसी रिएक्शन के एक्सेप्ट कर लिया? अगर वह कोई ऑर्डिनरी लड़की होती तो खुशी के मारे रोने लगती। ये लड़की जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, तभी देवांश सिंघानिया इसे इतना पैम्पर कर रहा है। थैंक यू। इतना कहने के बाद अनामिका ने बहुत ही आराम से अपना नाइफ और फोक उठाया और स्टेक खाना शुरू कर दिया। देवांश ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे लिए कट कर देता हूँ। उसने उसे स्टेक को पीस में कट किया और उसके प्लेट पर रखकर जटल आवाज में बोला, तुम और खा लो। अनामिका का फोन कुछ बार वाइब्रेट हुआ। अनामिका ने उसे तरफ देखा तो उसके असिस्टेंट ईश्वर का मैसेज था, बोस क्या आप कंपनी के कैफेटेरिया पर थोड़ा सा ध्यान दे सकती हैं? हमेशा वहाँ का खाना अजीब सा टेस्ट करता है, मगर रिसेंटली उसका टेस्ट काफी बैड हो गया है। भले ही मैं कभी कभार ही कैफेटेरिया जाता हूँ, मगर मैं थोड़ी देर पहले ही स्टाफ से उसकी बहुत कंप्लेंट सुनी है। इसके बाद ईश्वर ने एक और पिक्चर के साथ आगे लिखा, किशोर सर के रिलेटिव इस कैफेटेरिया को चलते हैं और एक खाने का दाम बहुत ज्यादा हाई है। अनामिका ने अपनी पतली उंगलियों से मैसेज भेजा, लगता है खाना तो ठीक ही है। खाना पिछले कुछ दिनों से ठीक चल रहा है। किचन स्टाफ को पता है कि आप कंपनी में नए रोज लेकर आ रही हैं, तो इसलिए आज हमें लंच में फिश सूप भी मिला है, एक बार देखिए। इतना इसके बाद ईश्वर ने एक और फोटो भेजो। अनामिका ने सूप के कलर को देखा और मैसेज भेजा, मुझे फिश में कुछ गड़बड़ लग रही है, उसका कलर ठीक नहीं है। हाँ। क्या? बोस प्लीज मुझे डराए यह मत, क्या ये सूप व्हाइट नहीं होना चाहिए? अनामिका ने उसे पिक्चर को जूम करके देखा और फिर जवाब दिया, सब चीजों का एक एक सैंपल मेरे लिए बचा कर रखना, जैसे ही मैं वापस आऊंगी उससे मैं चेक करूंगी। अनामिका की बातें सुनकर ईश्वर की भूख ही मर गई। वही जब देवांश ने नोटिस किया कि वह कंटिन्यूअस किसी के मैसेज का जवाब दे रही है तो उसने पूछा, बिजी हो? कुछ कंपनी में हुआ है? थोड़ा बहुत। अनामिका ने अपना खाना खत्म किया और कंपनी वापस जाने का सोचने लगी, चलो वापस चलते हैं। वह अभी खड़ी होकर कुछ कम ले ही पाई थी, तभी अचानक से देवांश ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अभी भी बहुत जल्दी है। देवांश ने उसकी खूबसूरत चेहरे को देखा और कहा, मेरे साथ थोड़ी देर और रुक जाओ। अनामिका थोड़ा सा चिढ़ गई। क्या वह ऑलरेडी उसके साथ लंच के लिए नहीं रुक गई? क्या इतना काफी नहीं है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। देवांश से और टाइटली पकड़ लिया और उसकी खुशबू को महसूस करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम्हें देखते ही मुझे तुम्हारे साथ रहने का मन करता है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि काश तुम हमेशा मेरे पास रहो। दो वेटर और जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था, जैसे ही उसने यह बात सुनी वह लोग हैरान हो गए। क्या हमेशा कोल्ड
एरोगेंट और रुथलेस रहने वाले देवांश सिंघानिया ने इतनी स्वीट और रोमांटिक बातें कही एक लड़की से? या फिर उन्हें सुनने में गलती हो गई है? या फिर अफवाह गलत है? लोग देख रहे हैं। अनामिका की टोन में हेल्पलेसनेस और चित साफ नजर आ रही थी। ये लड़का हमेशा उसे चिपकता रहता है। देवांश ने उसी तरफ घूरकर देखा तो रेस्टोरेंट का मैनेजर और दोनों वाटर तुरंत पीछे मुड़ गए। उनमें पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं थी। अनु, देवांश ने उसके आसपास अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और काफी सेडिक्टिव आवाज में बोला, मुझे वह सब करना है जो कपल्स करते हैं। अनामिका स्पीचलेस हो गई। मुझे बहुत बार करना है। मेरे पास टाइम नहीं है। देवांश हमेशा उसके साथ होता था जिसकी वजह से वह काफी प्राइवेट मामले संभाल नहीं पा रही है। मैं इंतजार नहीं कर सकता तुम्हारे काम खत्म होने का। देवांश ने उसकी मना करने को सीरियसली नहीं लिया और जेटली बोला, मुझे और इंतजार करना होगा तुम्हारे ऑफिस खत्म होने का ताकि तुम मेरे साथ रहो। अनामिका की आंखों में खूबसूरत शहर का नजारा दिखाई दे रहा था और लेकिन वह सिर्फ एक ही बात सुन सकती थी, आई लाइक यू। ये पहली बार था जब देवांश ने उनके मिलने के बाद ये बात कही थी। वह थोड़ा हैरान हो गई लेकिन वह रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही वह आगे बोला, मुझे तुम्हें इस तरह पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तुम्हारा बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वही ऋषि ने टाइम चेक किया और वह देवांश और अनामिका को पिक करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने वहां पर खड़े मैनेजर और दो वेट्स को स्ट्रेंज फेस बनाते हुए देखा कि वह देवांश के रोमांटिक मूवमेंट को बर्बाद ना करें। लेकिन ऋषि ने दरवाजा खोल दिया था, जिसकी वजह से उसने देवांश का कन्फेशन सुन लिया जिस पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। उसने अंदर दो लोगों को एक दूसरे के गले लगे हुए देखा। अनामिका, आई लाइक यू। देवांश ने जेटली उसके चिक पर किस किया। अनामिका को अचानक अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ और अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई। क्या यही प्यार के साइन है? अगर नहीं तो उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? काश मैं तुम्हारे साथ हर दिन रह पाता। देवांश उसे अपने और करीब कर लिया और अपना हैंडसम चेहरा उसके चेहरे के अगेंस्ट रब करने लगा। अनामिका ने इस इंटीमेसी को रिजेक्ट नहीं किया और न ही उसे दूर धक्का दिया, मगर थोड़ी देर बाद शांति से बोली, अब हमें चलना चाहिए। उसे काफी देर हो रही थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि देवांश अनामिका को एक बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और फिर उसे अपना प्यार भी कन्फेस करता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब आगे, जब देवांश अनामिका को लेकर उसकी कंपनी के एंट्रेंस पर पहुंचा, तभी भी उसने उसका हाथ टाइटली पड़ा हुआ था। उसने अपना सर झुकाकर बगल में बैठी हुई लड़की को देखा और पूछा, मैं शाम को तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स भिजवा दूंगा। क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें पसंद हो और तुम्हें चाहिए? तुम अब फ्री हो? उसने पूछा। मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है। ये बात सुनते ही ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ऋषि जम गया। उसने सोचा, सर आपकी 2 मीटिंग है दोपहर में और 3 पार्टनर से मिलना है और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन पर फैसले लेकर साइन करना है। क्या आप बिल्कुल श्योर हैं कि आप फ्री हैं? मुझे भूख नहीं लगी है, अनामिका ने कहा और गाड़ी से उतरने लगी, लेकिन देवांश ने उसे टाइटली गले लगाते हुए कहा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, हम लेट हो जाएंगे। बस थोड़ी देर, उसने इंसिस्ट किया और उसकी स्वीट खुशबू को महसूस करने लगा। वह बहुत ही एडिक्टिव थी। तुम शाम को मेरे लिए कुछ खाने के लिए मत भेजना, अनामिका ने थोड़ा हेल्पलेस होकर कहा, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? नहीं। थोड़ी देर तक इस तरह देवांश के पास बैठने के बाद अनामिका फाइनली उसके पकड़ से आजाद होने में कामयाब हो गई और तुरंत कंपनी के अंदर भाग गई। सर, लगता है मिस अनामिका को जाने की जल्दी है। ऋषि ने अनामिका को जाते हुए ऑब्जर्व किया। उसने रियरव्यू में मिरर में देखा है तो देवांश की नजरें अभी भी अनामिकी साइड में ही टिकी हुई थी वहां। सर, रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मुझे आपको ये देने के लिए कहा था। ऋषि ने अपना फोन ओपन किया और बहुत सारे फोटोज देवांश के फोन पर भेज दिए। वह वो फोटोज थे जो फेरिस विस रेस्टोरेंट में लंच के टाइम खींचे गए थे, जिसमें वह हैंडसम लड़का और खूबसूरत लड़की काफी आई कैचिंग थे। यहाँ तक का देवांश को भी बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि फोटोज में जिस तरह वह प्यार से उसकी आंखों में देख रहा है। भले ही अनामिका बाहर की सीनरी देख रही थी, मगर उसकी नजरें उसकी खूबसूरती ध्यान रखने से पीछे नहीं हट रही थी। उस वक्त वह क्या सोच रही होगी? देवांश ने उसकी ब्राइट आंखों को देखते हुए सोचा। देवांश ने अपनी पतली उंगलियों से फोटोज को स्क्रॉल किया और हर एक फोटो परफेक्ट एंगल से ली गई थी। उसने सिंपली कहा, रिवॉर्ड दे दो। ये सुनते ही ऋषि ने तुरंत 50,000 रुपीज रेस्टोरेंट के मैनेजर को ट्रांसफर कर दिए। एक्चुअली सर, मैंने भी कुछ फोटोज ली थी।
ऋषि ने देवांश को वह फोटो भेजे जो उसने देवांश और अनामिका के व्यू एंजॉय करते हुए एक साथ खींचे थे। वह एक साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच लगते थे। सर, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं ये रिवॉर्ड के लिए नहीं किया है, मुझे लगा कि आप लोग एक साथ बहुत अच्छा लग रहे हैं, इसलिए मैंने फोटो खींच ली। ऋषि ने क्लियर किया, इस डर से कि कहीं देवांश गुस्सा ना हो जाए बिना उसकी मर्जी के फोटो खींचने पर। वही देवांश कुछ नहीं बोला और थोड़ी देर बाद ऋषि के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया और वह अपने फोन पर आए नंबर देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। -77,777। क्या उसके बॉस ने इतना पैसा एक ही बार में एक ट्रांसफर कर दिया उसे? क्या ये रिवॉर्ड है? उसने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया और कंफ्यूजन में पूछा, बॉस क्या मतलब है इन नंबर्स का? देवांश ने एक एक फोटो ध्यान से और मुस्कुराते हुआ एक्सप्लेन किया, इसका मतलब है मेरी और अनु की फोटोज और स्टोरी बिल्कुल नंबर 7 की तरह लिखी है। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। ऋषि उसकी एक्सप्लेन को सुनकर चिढ़ गया। देवांश ने अपनी 2 फेवरेट फोटोज को स्क्रीन सेवर और वॉलपेपर के तौर पर सेट कर दिया और फिर से उसे बिल्डिंग की तरफ से देखा जहां अनामिका गई थी और उसकी आंखों में थोड़ा उदासी थी। चलो सिंघानिया कॉरपोरेशन वापस चलो। ऋषि देवांश की आवाज में उदासी महसूस कर सकता था। मिस अनामिका अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो गई है, क्या उसके बॉस ऑलरेडी उन्हें मिस करने लगे? वही सिंघानिया कॉरपोरेशन में नताशा रिसेप्शनिस्ट के लिए काफी अच्छी गिफ्ट लेकर आई थी, जो खुशी के मारे उछल रही थी। बहुत वक्त हो गया मिस नताशा आपसे मिले हुए, आप फिर से गिफ्ट लाई है। क्या आप उस महंगे 5 स्टार होटल से इन्हें लेकर गई है? वहाँ का खाना काफी महंगा है, हमें इन्हें खाने में थोड़ा गिल्टी फील होगा। हम कितने लकी हैं कि आप हमारी होने वाली लेडी बॉस है। मिस नताशा, आप हमेशा हमें ऐसे मजेदार खाने देती रहती हैं। इतने सब कुछ होने के बावजूद भी आपको कोई पीछे नहीं हट सकती। हम सिंसियरली चाहते हैं कि बॉस आपको पसंद करें। ना सिर्फ आप दयालु और स्टनिंग है बल्कि टैलेंटेड भी है, जो बाकी अमीर लड़कियों की तरह बिगड़ेल नहीं है। उनके कम्प्लीमेंट सुनकर नताशा मुस्कुराए और फिर नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम लोगों को तारीफ करने में बहुत माहिर हो। मिस नताशा, आप और खूबसूरत हो जाती जा रही है, क्या हमें अपनी सिकरेट बताएंगी? एक रिसेप्शनिस्ट ने नताशा की तरफ देखते हुए कहा, जो देख सकती थी कि नताशा की स्किन में एक भी पिंपल नहीं है। अपनी उम्मीदें ज्यादा मत बढ़ाओ मिस नताशा, जो स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं वह बहुत महंगे होंगे। नताशा थोड़ी देर तक उनकी बातें सुनती रही और कुछ कहने वाली थी। तभी उसने नोटिस किया कि अचानक से दरवाजे की तरफ देखकर वह लोग जल्दी से खड़े होकर और रिस्पेक्टिवली उन्होंने ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून सर। नताशा ने भी उस तरफ देखा तो देवांश अंदर आ रहा था। देवांश। नताशा उसके पास जा पाती उससे पहले ही कई सारे सीनियर स्टाफ मेंबर और उसकी तरफ दौड़े और देवांश को कई अर्जेंट मैटर्स के बारे में बताने लगे और वह लोग लिफ्ट की तरफ जाने लगे। जैसे किसी ने नताशा की आवाज ही नहीं सुनी और ऋषि ने पीछे रुककर नताशा का रास्ता रोकते हुए कहा, मिस नताशा, आप बॉस को क्यों मिलना चाहती है? मैं बस देवांश के लिए कुछ स्नैक्स लाई थी और तुम्हारे लिए भी। ऋषि, मुझे देवांश से कुछ बात करनी है। नताशा ने देवांश को थोड़ी बेचैनी से जाते हुए देखा। ऋषि ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वह काफी हेल्पलेस फील कर रही थी। मुझे देवांश से मिलना है। बॉस को कुछ अर्जेंट मैटर अटेंड करने हैं। मैं उसके लिए इंतजार कर सकती हूँ। शायद थोड़ा वक्त लग जाए बॉस को काम खत्म करने में। आपको शायद घर चले जाना चाहिए मिस नताशा। आप उन्हें कॉल कर सकती है या फिर मैसेज कर सकती है। नहीं, इट्स ओके, मैं ऊपर जाकर इंतजार कर लेती हूँ। मुझे कुछ चीज है जो उसे पर्सनली बतानी है। नताशा ने वहां से जाने की कोशिश की मगर ऋषि ने फिर से उसका रास्ता रोकते हुए कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है मैं तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं बॉस तक मैसेज पहुंचा दूंगा। ऋषि का इस तरह बार बार रास्ता रोकना नताशा को गुस्सा दिल रहा था, मगर उसकी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, ऋषि, क्या तुम मेरा रास्ता रोकने के लिए यहाँ खड़े हो? मैं माफी मांगता हूँ मिस नताशा, मैं नहीं चाहता कि आप वह फालतू में इंतजार करें। जैसा कि मैंने कहा कि वह कितना भी बिजी नहीं क्यों ना हो और मुझे कितना भी इंतजार क्यों न करना पड़े, मैं कर लूंगी। इतना कहने के बाद नताशा साइड में हटी और लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ने लगी। नताशा को आगे जाता हुआ देखकर ऋषि बेचैन हो गया। वह जानता था कि उसके बॉस सिर्फ मिस अनामिका को ही पसंद करते हैं और उन्हें बाकी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नताशा को लिफ्ट के अंदर जाता हुआ देखकर उसके पास उसे फॉलो करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह बाकी सारे रिसेप्शनिस्ट सिचुएशन देखकर क्लूलेस हो गई और उन्हें कुछ टेंशन भी महसूस हुई। उनमें से एक बोली, क्या तुम्हें लगता है कि सर मिस नताशा को पसंद नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस नताशा कितनी अच्छी है, लुक हो या फिर नॉलेज या फिर टाइम टैलेंट या फिर फैमिली बैकग्राउंड, उनकी तरह दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। मगर ऋषि सर ने उन्हें रोका क्यों?
बोस शायद जानबूझकर मिस नताशा को इग्नोर कर नहीं कर रहे थे। जब वह अंदर गए तो कई सारे मैनेजर हो उनके पास आ गए तो काम को लेकर शायद बस बहुत बिजी होंगे और ऋषि सर नहीं चाहते होंगे कि मिस नताशा फालतू में इंतजार करें। बोस हमेशा सबसे कोल्डली बिहेव करता है। लगता है सिर्फ उनकी नजरों में काम की है अहमियत है। हम यहाँ सालों से काम कर रहे हैं मगर बॉस ने कभी हम एक नजर देखा भी नहीं है। मुझे भी ऐसा कोई याद नहीं आ रहा है। तो उनकी शादी स्ट्रांग है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होती तो मिस नताशा यहाँ पर इतनी खुशी कैसे आ सकती थी? वह इतनी अच्छी मूड में कैसे हो सकती थी? 18 साल की है और इतनी सक्सेसफुल है और उनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ है और उनके मंगेतर भी कितने टॉप नेचर की है हमारे बॉस। वह हमसे हर मामले में बेहतर है। ऑल राइट अपनी आवाज नीचे करो, अगर किसी ने सुन लिया तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इतना कहने के बाद सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। वहीं दूसरी तरफ वह अनामिका जैसे ही ऑफिस में पहुंची, उसका असिस्टेंट ईश्वर ऑलरेडी खाना एक छोटे से टेबल पर लाकर रख चुका था। टोटल 13 डिशेज थी। मैम आप आ गई। ईश्वर ने अपना सर उठाया और रिस्पेक्टफुली कहा, ये वह खाना है जो लंच में बना था। अनामिका ने टेबल पर रखा हुआ खाना देखा और फिर सूप को उठाकर उसकी खुशबू ली और फिर फ्राइड चिकन को उठाकर अच्छे से एग्जामिन किया और उसे एक फोक से सेपरेट किया। उसके कलर और स्मेल की और उसकी आंखें ठंड हो गई और वह बोली कैफेटेरिया चलो। जी मैम। ईश्वर ने उसके गुस्से को समझ लिया और अनामिका के पीछे पीछे कैफेटेरिया जाने लगा। अनामिका को कैफेटेरिया की तरफ जाते हुए देखकर कुछ क्यूरोस और गॉसिप करने वाले एम्प्लॉयज भी उसके पीछे पीछे फॉलो करने लगे। अनामिका कैफेटेरिया में आई तो वहां पर बर्तन धोए जा रहे थे और दो सेफर्स गार्डन में आराम कर रहे थे। उन्होंने अनामिका को देखा, उन्हें नहीं पता था कि वह कौन है, मगर ईश्वर को उसके पीछे पीछे आता हुआ देखकर उन्होंने उसकी आइडेंटिटी का अंदाजा लगा लिया। वह पक्का नई सीईओ है जो यहाँ एम्प्लॉयज को परेशान कर रही है। मिस कपूर। ईश्वर, क्या यह मिस कपूर है? एक यंग शेफ ने अपनी सिगरेट नीचे फेंकी और अपने शूट से मसलते हुए पूछा। अनामिका को किचन में जाता हुआ देखकर ईश्वर ने एक्सप्लेन किया, मैम आसपास देख रही है ना, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जब अनामिका किचन में पहुंची तो वहां पर बहुत ही गंदगी थी। यंग शेफ ने एक्सप्लेन किया, खाना बनाने के बाद हमारे पास साफ करने का वक्त नहीं था। यूजुअली यह सब बहुत साफ होता है और आखिरी हफ्ते में तो गवर्नमेंट का स्टाफ भी आया था इंस्पेक्शन के लिए और हमें ये रेटिंग मिली है। अपने मैनेजर को बुलाओ। अनामिका की कोल्ड आवाज सुनकर वह यंग शेफ हैरान हो गया और जल्दी से बोला, हमारे मैनेजर यूजुअली या नहीं होते हैं, तो उसे यहाँ बुलाओ। अनामिका कोल्डली बोली, जल्दी। अनामिका के ऑरा की वजह से थोड़ा डर गया और उसने जल्दी से मैनेजर को कॉल किया। कॉल होने के कुछ ही मिनट बाद मैनेजर और उसके साथ साथ किशोर भी वहां पहुंच गया। लगता है मिस कपूर के पास बहुत फ्री टाइम है, जो यहाँ किचन में भी आ गई है। किशोर को जब यह खबर मिली वह यहाँ टॉप स्पीड में पहुंचा और अनामिका की कोल्ड नजरों को देखते हुए वह बोला, मिस कपूर क्या भूल गई है, हमारा कैफेटेरिया दूसरी कैटरिंग कंपनी चलती है, अगर इंस्पेक्शन की जरूरत है भी तो वह तो हमारे हेडक्वार्टर से लोग आएंगे ना करने के लिए। किशोर ने मुस्कुरा कर कहा, लीगल पॉइंट से देखा जाए तो ये कंपनी आउटसोर्स कैपेसिटी एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिस्टर किशोर आप बूढ़े हो रहे हैं, अगर आपको कानून समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मगर आप बीच में दखल मत दीजिए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।